जय हिंद। स्वागत है आपका आरके स्टडी प्लेनेट में। हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी विज्ञान का अध्याय 3 धातु एवं अधातु पढ़ रहे थे और उसमें से हम लोगों ने धातुओं के भौतिक गुणधर्म के साथ साथ धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में भी देख लिया था। ठीक है, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, धातुओं के भौतिक गुणधर्म के साथ साथ धातुओं के रासायनिक गुणधर्म भी। ठीक है, तो अब हम लोग अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म के साथ साथ अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पीछे का वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल आरके स्टडी प्लेनेट के प्लेलिस्ट पर जाकर उन सारे वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप उन पीछे के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे है अधातु। ठीक है, यह हमारा पार्ट 7 है। पार्ट 6 तक हम लोग धातुओं के भौतिक गुणधर्म के साथ साथ धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में भी देख लिया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अधातु के भौतिक गुणधर्म। अधातु किन्हें कहेंगे? तो जो धातुओं जैसे गुण को प्रदर्शित नहीं करेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? अधातु बोलेंगे। ठीक है, जैसे जिन तत्वों में धातु जैसे गुण नहीं पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। ठीक है, और कुल अधातुओं की संख्या जो है वो कितना है? 22 है। ठीक है, कुल अधातुओं की संख्या कितना है? 22 है। अच्छा, अधातु जो है वो तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस में भी पाए जाते हैं, द्रव में भी पाए जाते हैं और गैसीय अवस्था में भी पाए जाते हैं। जैसे देखिए तो गैसीय अवस्था में कुल अधातुओं की संख्या 11 है और ठोस अवस्था में कितना है? तो ठोस अवस्था में 10 है और मात्र एक अधातु जो द्रव अवस्था में है वह कौन सी है? तो ब्रोमीन है। ठीक है, लेकिन धातु का बात बोलेगा कि एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वहां पे पारा बोलेंगे। लेकिन एक अधातु का नाम बोलेगा कि एक अधातु का नाम बताइए जो क्या होता है? कमरे के ताप पर, ठीक है, क्या होता है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे ब्रोमीन। ठीक है, और अधातु में क्या होगा? एक ही मेरा क्या है? ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में है। तो इससे पता चला यही कि अधातु जो है वो तीनों अवस्था में पाई जाती है। यानी अधातु जो है वो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में भी पाई जाती है और द्रव अवस्था में पाई जाती है। कुल अधातुओं की संख्या कितना है? 22 है। ठीक है, जैसे 11 और 10, 21 और एक कितना हो गया? 22। ठीक है, तो मतलब कि कुल अधातुओं की संख्या कितना हो गया? 22 हो गया। अब हम लोग जो है धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में चर्चा करते हैं, तो हम लोग वही सब बात बोलेंगे जो हम लोग पीछे धातुओं के भौतिक गुणधर्म में देखे थे, लेकिन उसमें से क्या बोलेंगे? उसका उल्टा बोलेंगे। जैसे अगर बोलेंगे कि धातुओं में क्या होता है, तो धातुओं में जैसे देखिए धातु जो है अधिकतर जो है ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, हम लोग पीछे देखे थे, लेकिन अधातु जो है वो तीनों अवस्था में पाई जाती है। यानी अधातु का अगर भौतिक अवस्था की बात करें तो अधातु जो है वह तीनों अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, यानी अधातु जो है वह ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था तीनों में पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं भंगुरता। ठीक है, अब हम लोग भंगुरता के बारे में देखते हैं। देखिए भंगुरता किसको कहते हैं? जैसे हम लोग देखे थे कि धातुओं को पीटने पर क्या होती है? वह चादर के रूप में बदल जाती है। ठीक है, लेकिन जब अधातु को पीटते हैं ना तो क्या होता है कि अधातु को पीटेंगे तो क्या होगा? वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, तो धातु को इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? भंगुरता करते हैं। यानी कि देखिए जैसे कोयला है, ठीक है, कोयला को हम लोग पीटते हैं तो क्या हो जाता है? वह अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े में क्या हो जाता है? टूट जाता है। लेकिन वही जो है अगर हम लोग किसी धातु को पीटेंगे वो चादर के रूप में जो है शीट के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, तो अधातु के इस गुण को यानी कि अगर हम लोग पीटते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है, इसको क्या कहते हैं? हम लोग भंगुरता कहते हैं। ठीक है, यानी अधातु जो होती है वो क्या होती है? ठोस अवस्था वाले अधातु जो होते हैं वो क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। ठीक है, अब द्रव अवस्था में उसको पीटवे नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या है? ठोस अवस्था में जितनी भी धातु होती है उनको अगर पीटते हैं, ठीक है, हाँ थोड़े से पीटते हैं तो क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़े में बिखर जाता है। तो धातु के इस गुण को क्या कहते हैं? हम लोग भंगुरता कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम लोग चमक। हम लोग देखे थे कि जितनी भी धातु होती है उनमें क्या होता है? खास प्रकार का चमक होता है, लेकिन अधातु में क्या है? चमक नहीं होती है। लेकिन एक मात्र ऐसा अधातु का नाम पूछेगा, ठीक है, बोलेगा कि अधातुओं का नाम बताइए। देखिए दो यहाँ पे है, एक आयोडीन है और दूसरा जो है ग्रेफाइट है। ठीक है, हम लोग पीछे भी चर्चा कर लिए कि ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो क्या होता है? विद्युत का चलन करता है और साथ साथ उसमें क्या होता है? धातु के गुण जो होते हैं चमक वाले वह भी गुण को रखता है ग्रेफाइट। ठीक है, तो यानी बोलेंगे यहाँ पे चमक में क्या बोलेंगे कि सामान्यतः अधातु जो है वह चमकीली नहीं होती है, लेकिन अपवाद में क्या बोलेंगे कि ये सब जो है आयोडीन और ग्रेफाइट जो है वो क्या है? अधातु है, लेकिन उसमें क्या होता है? चमक होता है।
ठीक है, ये अपवाद हो गया। इसी सबसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बोलेगा क्या कि एक ऐसा अधातु का नाम बताइए जो चमकीली होती है, तो उसमें से ग्रेफाइट बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, आयोडीन बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग उष्मा व विद्युत का चालकता की बात करते हैं। सभी धातुएं जो है वो क्या होती है, उष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोलेंगे कि अधातु क्या है, तो अधातुएं जो होती है वो विद्युत का क्या होती है, कुचालक होती है। अब फिर वही बात बोलेंगे कि अपवाद में क्या बोलेंगे, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक क्या है, ऐसा अधातु है जो विद्युत का चालन करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कठोरता के बारे में। सभी धातुएं जो है वो कठोर होती है, लेकिन अधातुएं जो है उतनी कठोर नहीं होती है जितनी की धातु होती है। ठीक है, यानी कि क्या बोलेंगे, धातुएं जो है वो कठोर नहीं होती है। ठीक है, लेकिन क्या बोलेंगे, अपवाद के रूप में हीरा। ठीक है, बोलेगा क्वेश्चन की दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, पदार्थ बोलेगा। ठीक है, सब दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो वो क्या है, हीरा। ठीक है, हीरा हो गया या फिर ग्रेफाइट हो गया, ये दोनों जो है कार्बन के अपरूप है। ठीक है, कार्बन का ही दूसरा रूप है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अपरूप कहते हैं। कार्बन जो है वो प्रकृति में अलग अलग अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो एक ही पदार्थ जो है वो अलग अलग अवस्था में अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, अपरूप बोलेंगे। तो कार्बन का ही दूसरा या तीसरा रूप क्या है, तो ग्रेफाइट है और हीरा है। और हीरा जो है वो क्या होता है, कठोर पदार्थ है, जबकि यह क्या है, अधातु है। ठीक है, ये बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। हीरा का उपयोग जो है वो कांच के उद्योग में होता है। ठीक है, कांच को काटने के लिए जो है हीरा का उपयोग होता है। हीरा जो है वो क्या है, कठोर पदार्थ है। ठीक है, जो क्या है, अधातु है। उसके बाद देखते हैं द्रवनांक और कवचनांक के बारे में। सभी धातुएं जो होती है उनका द्रवनांक और कवचनांक उच्च होता है, लेकिन अधातु जो है उनका द्रवनांक और कवचनांक क्या होता है, निम्न होता है। बहुत ही कम टेम्परेचर पर जो है अधातुएं जो रहती है वो द्रव अवस्था में आ जाती है, और बहुत ही कम टेम्परेचर पर क्या हो जाता है कि अधातुएं जो है उनमें उबाल आ जाता है। अधातुओं में उबाल आ जाता है, मतलब क्वथनांक उसका भी क्या होता है, निम्न होता है। अधातुओं का द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखिए यहाँ पे नोट में हम लोग लिखेंगे कि ग्रेफाइट जो है कार्बन का ही अपरूप है। ठीक है, और कार्बन का दो अपरूप हम लोग बोलेंगे। देखिए क्वेश्चन पूछे कार्बन के दो अपरूप का नाम बताइए, तो वहां पे बोलेंगे हीरा और ग्रेफाइट जो है वो क्या है, कार्बन का अपरूप है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में देखते हैं। देखिए हम लोगों ने देखा था कि धातुएं जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो धातु के ऑक्साइड का निर्माण करती है, जबकि अधातुएं क्या करती है, तो अधातुएं भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो अधात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है। देखिए यहाँ पे क्या है, सल्फर हमारा अधातु है, कार्बन भी यानी कोयला भी क्या है, अधातु है। ठीक है, और जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या है, यहाँ पे निर्माण होगा सल्फर डाइऑक्साइड का, जो कि क्या है, अधातु के ऑक्साइड है। उसी प्रकार यहाँ देखिए कार्बन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, जो कि क्या है, अधातु के ऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन और सल्फर क्या है, अधातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो अधात्विक ऑक्साइड का निर्माण किया। ठीक है, देखिए तो हम लोग लिखेंगे क्या कि अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं और अधात्विक ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए जब ये गैस बन गया SO2, ठीक है, और यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। अच्छा, ये गैसें जो है क्या है, वायुमंडल में होती है। ठीक है, देखिए हम लोग कोयला को जलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है और उस धुआं में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ठीक है, उसी तरह से जो फैक्ट्रियां होती है तो उनमें से जो है बहुत सारी जो गैसें निकलती है उनमें से क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या करती है कि वायुमंडल में ऊपर में जा करके, या फिर ये सारी जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, तो ये सारी गैसें जो है जो वायुमंडल में चली जाती है तो एक लेयर का निर्माण कर देती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जब वर्षा होती है तो इसका साथ साथ क्या होता है कि ये गैसें जो है वर्षा के साथ मिल करके पृथ्वी पर आ जाती है। ठीक है, तो इसको, इस तरह के वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अम्लीय वर्षा क्या है। हम लोग अम्लीय वर्षा के बारे में देखते हैं। अम्लीय वर्षा क्या होती है, तो वैसी बरसात जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से बने अम्ल की मात्रा वर्षा के साथ मिल करके पृथ्वी तक आती है, पृथ्वी पर पड़ती है, तो उस तरह के वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। देखिए क्या है कि जब पेट्रोलियम
के ईंधन जो होते हैं, ठीक है, या फिर जीवाश्म ईंधन जो होते हैं जैसे कि कोयला हो गया इत्यादि को जब जलाया जाता है तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। और ये सारी गैसें जो है वो क्या होती है कि जैसे देखिए यहाँ पे गाड़ी का फिगर है, गाड़ी से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फैक्ट्री है, फैक्ट्री का चिमनी है और इससे जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। और जब ये गैसें क्या होती है कि वायुमंडल में जाती है, ठीक है, और बादल का जब निर्माण होगा और उसमें से जब वर्षा होने वाला होगा तो उसमें जब वर्षा होने वाली ही होगी तो क्या होगा कि ये सारी गैसें जो है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें हैं वो क्या करेगी कि पानी से अभिक्रिया कर लेगी, यानी कि जल से अभिक्रिया कर लेगी। और अभी हम लोग देखे थे कि जल से अभिक्रिया करने पर क्या होता है, तो अम्ल का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पे जब सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जब जल से अभिक्रिया करेगी तो सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करेगी, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करेगी। और ये अम्ल जो है वर्षा के साथ पृथ्वी पर आएंगे, ठीक है। और जब ऐसी वर्षा होती है तो उस तरह के वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। देखिए अम्लीय वर्षा जो है इससे बहुत सारा क्या है, नुकसान है। क्या होता है, देखिए अम्लीय वर्षा के प्रभाव में हम लोग देखेंगे, देखिए नदियों, तालाबों और झीलों का जल जो है वह पीने लायक नहीं होती है, ठीक है। जब वर्षा हो जाती है तो ये वर्षा जो है होगी उसके बाद इसका जल बह करके नदियों, तालाबों और झीलों में क्या होगा, जाएगा, ठीक है। और क्या होगा कि उसका देखिए चूंकि ये अम्लीय है ना, अम्लीय है तो क्या होगा, इसका पीएच मान जो होगा, यानी कि हम लोग पहले पढ़ लिए हैं पीएच मान, पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा, ठीक है। इस वर्षा में, वर्षा के जल में क्या होगा, पीएच मान 7 से कम हो जाएगा। और जब ये पानी बह करके नदियों, तालाबों या झीलों में जाती है तो वहाँ का पानी का भी पीएच मान जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। तो 7 के आसपास ही जल का पीएच मान 7 होता है तो उसके आसपास का ही जल का हम लोग उपयोग करते हैं, मतलब उतना ही के पीएच मान तक के आसपास का ही जल का हम लोग उपयोग करते हैं। अब चूंकि देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, नदियों, तालाबों और झीलों का पानी जो है वो अम्लीय हो गया है तो उसका हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये जल जो है वो पीने लायक नहीं हो जाता है। और क्या होता है कि जब ये जल जो है तालाबों या फिर झीलों या फिर नदियों में जाती है तो वहाँ के जलीय जीव होते हैं, मछलियाँ होती है या फिर बहुत सारे उसमें जो रहने वाले जीव होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी शरीर का जो है वो क्या होता है, अपना एक पीएच मान होता है। और जब ये पीएच मान धीरे धीरे कम होने लगता है तो क्या हो जाता है कि वह उससे क्या हो जाता है, हमारी तबीयत जो है वो ख़राब होने लगती है। इसलिए यही कारण है कि जब हम लोग बोलते हैं कि जब कभी भी पहला बारिश हो, मतलब कि बहुत दिन के बाद बारिश हो, तो उस बारिश में भीगना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय क्या हो रही होती है, उस बारिश में जो है ये सारी जहरीली गैसेज जो है वो पृथ्वी पर आ रही होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि जब ये वर्षा का जल जो है नदियों, तालाबों या झीलों में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ के जलीय जीव होंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। और क्या है कि यह जो है, यह वर्षा मिट्टी की उर्वरता को घटा देती है, ठीक है। चैप्टर 2 में हम लोग पढ़े थे कि मिट्टी का भी क्या होता है, पीएच मान होता है। जब मिट्टी जो है अम्लीय हो जाती है तो हम लोग उसमें जो है चूना या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, बुझा हुआ चूना, ये सब डालते हैं इसको अम्लीयता को कम करने के लिए, ठीक है। तो जब ये वर्षा होगी, अब ये मिट्टी में जाएगा तो वहाँ की जो मिट्टी होगी वो क्या होगी, उसकी उर्वरता भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इससे ये नुकसान है। और क्या है कि ये जो गैसें होती है, ये जो पानी है, इसमें मिला हुआ जो अम्ल है, ठीक है, इससे क्या होता है कि भवनों को भी नुकसान पहुँचता है, ठीक है। उसमें से देखिए महत्वपूर्ण क्या है, ताजमहल का पीलापन हो जाना, ठीक है। क्या है कि हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे ये ताजमहल है वह जो है किसका बना हुआ है, तो वह जो है संगमरमर का बना हुआ है, इसके कारण उसका रंग जो है क्या है, सफ़ेद है, ठीक है। तो क्या है, जहाँ पे आगरा है उसके आसपास क्या है
कि तेल रिफाइनरी है, ठीक है, मतलब उसमें जो है इसके आसपास क्या है, फैक्ट्रियां हैं, और उस फैक्ट्रियों से क्या होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसें निकलती है, और वहाँ पे क्या हो जाती है, जब वर्षा होती है तो अम्लीय वर्षा होती है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि अम्लीय वर्षा के कारण ये ताजमहल जो है उसका कलर जो है वो पीला पड़ जा रहा है। तो ये सारे जो है अम्लीय वर्षा के नुकसान हैं। तो अब हम लोग उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसी वर्षा या फिर हिमपात, ओला या फिर कोहरा, देखिए ये सब में जो है जब हिमपात होता है तो क्या होता है, तो उसके साथ बर्फ ही जो है नीचे गिरता है, बर्फ में क्या होता है, जल होता है, ठीक है, या फिर कोहरा भी बोल लेंगे, तो कोहरा में भी क्या है, उसमें पानी का अंश है, ठीक है। तो पानी ये सब में जो है वर्षा, हिमपात, ओला या फिर कोहरा, ये सब में क्या है, पानी ही है, ठीक है। तो क्या है, जब पानी से अभिक्रिया होगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों का जब पानी से अभिक्रिया होगा तो अम्ल का निर्माण करेगी, ठीक है। किसका अम्ल का निर्माण करेगी, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस का से बने अम्ल का निर्माण करेगी, और इससे क्या होगा, तो अम्लीय वर्षा होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके आगे। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन से अभिक्रिया। अधातुएं जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है तो हाइड्राइड का निर्माण करती है। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन जो है और सल्फर जो है हमारी क्या है, तो गैसें, ये क्या है, तो अधातु है, गैसीय अवस्था में है, लेकिन क्या है, अधातु है, ठीक है। और जब ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं, देखिए यहाँ पे डेल्टा का साइन है, त्रिभुज का साइन है, इसका मतलब इसको गर्म किया जा रहा है और प्रेशर दे करके इसको गर्म किया जा रहा है, ठीक है। तो जब गर्म करते हैं तो यहाँ पे अमोनिया का निर्माण होता है। देखिए अमोनिया का निर्माण जो है वो रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है। जैसे हम लोग बोलेंगे कि अमोनिया का उपयोग जो है वो यूरिया बनाने में किया जाता है। यूरिया जो खाद होता है, ठीक है, इसको हम लोग खेत में डालते हैं मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और अमोनिया का उपयोग जो है अमोनियम फास्फेट, ठीक है, ये भी क्या है, एक रासायनिक खाद है, इसको बनाने में किया जाता है। फिर अमोनिया का उपयोग जो है अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, अमोनिया का उपयोग जो है अमोनियम नाइट्रेट बनाने में किया जाता है। तो अमोनियम नाइट्रेट हो गया, या फिर यूरिया हो गया, या फिर अमोनियम फास्फेट हो गया, ये सारे जो है रासायनिक खाद है, इसको बनाने में अमोनिया का उपयोग होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग सल्फर का जब हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया होगा तो यहाँ पे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का निर्माण होगा। अच्छा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में यही इंपॉर्टेंट है कि देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, उससे क्या होता है, सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि सड़े हुए अंडे जैसी गंध देने वाली कौन सी गैस है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म में। अब है अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया में क्लोरीन से अभिक्रिया, ठीक है, यानी अधातुएं जो है विशेष परिस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करती है और क्लोराइड्स का निर्माण करती है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि अधातुएं विशेष परिस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड्स का निर्माण करती है। जैसे देखिए यहाँ पे फास्फोरस है P4, और ये जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करेगी तो यहाँ पे PCl3 मतलब कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड्स का निर्माण करेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे है हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करती है, जो कि क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये था अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया में क्लोरीन से अभिक्रिया। अब देखिए अधातुएं जो है वो जल से अभिक्रिया नहीं करती है, चूंकि हम लोग पढ़े थे उसमें धातु में पढ़े थे कि धातुएं जो है जल से अभिक्रिया करती है, लेकिन अधातुएं जो है वो क्या होती है, जल से अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। तो ये था अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके आगे जो है अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।